गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली कक्षा में आपका बताया था कि बेंथम का जो उपयोगितावादी दर्शन है उसमें उपयोगितावादी दर्शन जो बेंथम का हम पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि बेंथम के उपयोगितावाद में हमने उसके सुख दुख के जो स्रोत हैं उसके बारे में बात की थी कि बेंथम ने उपयोगितावाद के सुख दुख के प्रमुख स्रोत इस प्रकार बताए हैं। तो हमने पढ़ा था कि बेंथम ने सुख दुख के जो है स्वरूप बताए हैं, उस स्वरूपों में उसने सुख दुख के स्वरूपों का वर्णन किया है और उसमें सुख दुख के उसने 5 स्रोत जो प्रमुख रूप से बताए हैं। पहला है प्राकृतिक, जो कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण सुख दुख की प्राप्ति होती है। हम उसे इस श्रेणी में रखते हैं कि प्राकृतिक सुख दुख जो है किस प्रकार से प्राकृतिक घटनाएं व्यक्ति को सुख और दुख की अनुभूति प्रदान करती हैं, उसके बारे में हमने बताया। फिर राजनीतिक अथवा कानूनी, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जब कोई भी राज व्यवस्था या कोई भी कानून के द्वारा व्यक्ति को सुख दुख की प्राप्ति होती है, उसके बारे में हमने इसमें बताया। फिर नैतिक स्रोत में जब कोई सुख दुख नैतिक दृष्टि से गलत काम करने पर व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है और सही काम करने पर उसे सुख की अनुभूति होती है, उसके बारे में हमने इसमें देखा। सामाजिक या लौकिक, जब कोई कार्य करने से समाज व्यक्ति को पुरस्कृत करता है अच्छा काम करने पर और गलत काम करने पर उसे दंडित करता है, उसको हमने श्रेणी में रखा। फिर हमने धार्मिक स्रोत की बात की कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है कार्य करने से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। व्यक्ति धार्मिक और नैतिक मान्यताओं के अनुरूप कार्य करता है तब उसे सुख की प्राप्ति होती है, उसे हमने देखा। फिर जब धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध कोई गलत कार्य करने से दुख की प्राप्ति होती है, उसको हमने देखा। तो इस प्रकार बेंथम ने जो है सुख दुख के 5 स्रोत बताए हैं, प्राकृतिक, राजनीतिक अथवा कानूनी, नैतिक, सामाजिक या लौकिक या धार्मिक। ये बेंथम के सुख दुख के 5 स्रोत हैं जो उसने बताए हैं। तो अब हम देखते हैं कि बेंथम ने जो है बेंथम ये बताता है कि विभिन्न सुखों में गुण का नहीं केवल परिणाम का भेद होता है। तो उसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं कि बेंथम ने जो है उसकी उपयोगितावादी दर्शन में उसने ये बताया है कि उपयोगितावाद में उसने केवल गुण का और मात्रा का नहीं, केवल संख्या का उसने अपने दर्शन में उसका उसने आधार माना है कि सुख और दुख जो होते हैं उसमें किसी भी प्रकार से गुण का अर्थात क्वालिटी की बात नहीं करता, वो मात्रा की बात करता है, संख्या की बात करता है बेंथम। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि बेंथम ने जो प्रमुख रूप से अपने उपयोगितावादी दर्शन में उसने किस प्रकार से जो है सुख और दुख को केवल गुण के आधार पर नहीं, केवल परिणाम या संख्या के बारे में उसने बताया है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि बेंथम विभिन्न सुखों में गुण का नहीं वरन केवल परिणाम का भेद मानता है। तो बेंथम विभिन्न सुखों में गुण का नहीं वरन परिणाम का भेद मानता है। तो कि बेंथम विभिन्न सुखों में गुणों का नहीं केवल परिणाम का ही भेद मानता है। इसका मतलब है विभिन्न सुखों में
केवल परिणाम या मात्रा का भेद होता है, गुण का नहीं। उसका ये मानना है कि विभिन्न सुख एक दूसरे से कम या अधिक हो सकते हैं। कोई सुख और दुख, उसमें मात्रा में कम अधिकता की बात हम कर सकते हैं, गुण की बात बेंथम नहीं करता है। उसका मतलब है कि विभिन्न सुखों में केवल परिणाम का भेद हम मानते हैं कि कोई भी सुख जो है वो किसी भी व्यक्ति को अधिक सुखी कर सकता है और किसे अधिक दुखी कर सकता है। ऐसे ही कोई दुख किसी को अधिक दुखी कर सकता है और किसी को अधिक सुखी कर सकता है। तो बेंथम ये कहता है कि हम मात्रा की बात करते हैं कि इसमें विभिन्न सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर पाया जाता है, गुणात्मक अंतर नहीं पाया जाता है। केवल मात्रा जो होती है क्वांटिटी, किसी भी सुख और दुख की कम या अधिक हो सकती है, उनमें गुणों का कोई भी अंतर नहीं होता है। तो देखिए इस प्रकार बेंथम जो है, बेंथम सुख अथवा दुख में, सुख अथवा दुख में गुणों का अंतर नहीं, गुणों का अंतर नहीं मानता है, गुणों का अंतर नहीं मानता है। वह केवल इनमें मात्रात्मक अंतर, वह केवल इनमें मात्रात्मक अंतर, वह केवल इनमें मात्रात्मक अंतर को ही मानता है, मात्रात्मक अंतर को ही मानता है। देखिए बेंथम सुख और दुख में गुणों का अंतर नहीं मानता। ये नहीं मानता कि विभिन्न सुखों में और दुखों में गुण का जो है वो नहीं मानता। उसके अनुसार, उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार यह कहना गलत है कि कोई सुख जो है अन्य सुख से अधिक श्रेष्ठ होता है या कोई दुख जो है अन्य दुख से अधिक श्रेष्ठ होता है। वो गुण की बात नहीं करता। बेंथम जो है सुख और दुख में गुणात्मक अंतर को नकार देता है। वो केवल मात्रात्मक अंतर की बात करता है कि उसका ये मानना है कि हम देखते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में जो मिल है उसने किस प्रकार संशोधन किया है, और उसमें हम ये देखेंगे कि बेंथम ने जहां पर केवल मात्रा को ही इसमें प्रमुख रूप से माना है, उसके विपरीत मिल जो है गुणात्मक अंतर की बात करता है। वो केवल मात्रा की बात नहीं करता। वो कहता है कि सुख और दुख में गुणात्मक अंतर होता है। वो मात्रा की बात नहीं करता मिल, वो सुख और दुख में गुणात्मक अंतर की बात करता है। जबकि बेंथम जो है वो गुणों की बात नहीं करता, क्वालिटी की बात नहीं करता, केवल क्वांटिटी की बात करता है कि मात्रा जो होती है उसकी बात करता है। कोई सुख या दुख किसी को अधिक सुखी और दुखी कर सकता है, किसी को कम सुखी या दुखी कर सकता है। तो केवल उसका ये मानना है कि हम ये कहना उसके उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार गलत होगा कि कोई सुख जो है वो अन्य सुख से श्रेष्ठ है या कोई दुख अन्य किसी दूसरे दुख से श्रेष्ठ है। तो उसका कहना यह है कि केवल सुख और दुख में केवल मात्रात्मक अंतर होता है, गुणात्मक अंतर नहीं पाया जाता है। तो बेंथम जो है उसका प्रमुख कथन है कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। देखिए बेंथम का प्रमुख कथन है कि सुख की मात्रा समान होने पर, बेंथम का प्रमुख कथन है, बेंथम का प्रमुख कथन है कि सुख की मात्रा समान होने पर, सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन का
खेल भी पुष्पिन का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है। पुष्पिन का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है, उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ, जितना कि काव्य पाठ, जितना कि काव्य पाठ। तो देखिए बेंथम जो है वो मानता है कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन का खेल भी जो है वो उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। तो देखिए बेंथम पुष्पिन का खेल, बेंथम के समय बच्चे खेला करते थे उस जमाने में, तो बेंथम पुष्पिन का खेल और काव्य पाठ को समान रूप से ही श्रेष्ठ मानता है। वो ये कहता है कि पुष्पिन का खेल खेलने से यदि किसी को उतना ही समान सुख प्राप्त होता है जितना कि काव्य पाठ को करने से, तो बेंथम कहता है कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन का खेल उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। उसका इस कथन से ये तात्पर्य है कि पुष्पिन का खेल और काव्य पाठ में यदि समान सुख की प्राप्ति होती है, तो समान सुख की प्राप्ति यदि होती है तो दोनों ही क्या है, श्रेष्ठ है। तो पुष्पिन का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। तो हम देखते हैं कि ये गुणात्मक अंतर की बात नहीं करता, जबकि मिल यहाँ पर काव्य पाठ को श्रेष्ठ मानता है पुष्पिन के खेल से। बेंथम केवल मात्रात्मक अंतर की बात करता है, वो क्वालिटी की बात नहीं करता, क्वांटिटी की बात करता है। जबकि मिल जो है वो बेंथम की उपयोगितावाद में इसका संशोधन करता है और वो जो है क्वालिटी की बात करता है। तो बेंथम केवल ये कहता है कि दोनों से समान सुख की प्राप्ति होने पर पुष्पिन का खेल भी उतना ही महत्व का जितना कि काव्य पाठ। लेकिन यदि इस जगह मिल है तो वो ये कहेगा कि काव्य पाठ जो है वो अधिक श्रेष्ठ है पुष्पिन की तुलना में। तो बेंथम यहाँ पर केवल सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन के खेल को भी उतना ही श्रेष्ठ मानता है जितना कि काव्य पाठ। तो हम ये देखते हैं कि जहां पर बेंथम केवल क्वांटिटी की बात करता है, केवल मात्रा की बात करता है, उसके उपयोगितावादी दर्शन में मिल ने जो है संशोधन किया है। हम आगे पढ़ेंगे मिल के टॉपिक में कि मिल ने इसमें पूरी तरह से संशोधन करके जो बेंथम का उपयोगितावाद है उसको संशोधित किया, और उसने जहां पर बेंथम केवल क्वांटिटी की बात करता है, मिल वहां पर क्वालिटी की बात करता है कि वो मानता है कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन का खेल उतना ही श्रेष्ठ जितना कि काव्य पाठ। जबकि मिल का ये कहना है कि पुष्पिन के खेल की तुलना में काव्य पाठ जो है वो अधिक जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि काव्य पाठ से व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन आता है और काव्य पाठ से जो सुख की प्राप्ति होती है वो अधिक स्थायी होती है। तो इस प्रकार बेंथम केवल सुख की मात्रा समान होने पर वो केवल जो है परिणाम का भेद मानता है, गुण का भेद नहीं मानता। वो केवल मात्रात्मक अंतर को ही मानता है, गुणात्मक अंतर को नहीं मानता। तो देखिए इस प्रकार हम यह देखते हैं कि बेंथम के इस सिद्धांत में केवल गुणात्मक परिवर्तन को ही जो है मिल ने माना है, जबकि बेंथम जो है केवल मात्रात्मक परिवर्तन की बात, मात्रात्मक अंतर की बात करता है। अब हम देखते हैं कि बेंथम ने इन सुख और दुख को मापने के लिए बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उसने इस बात का निर्धारण किया है कि सुख और दुख को किस प्रकार से मापा जा सकता है। तो बेंथम ने बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से इस बात का विश्लेषण प्रस्तुत किया है कि सुख और दुख का मापन किस प्रकार से किया जा सकता है।
तो देखिए बेंथम ने अपनी आनंद मापक पद्धति के द्वारा इस बात को पूरी तरह से डिफाइन किया है कि किस प्रकार से सुख और दुख को हम नाप सकते हैं। तो बेंथम ने एक पद्धति अपनाई है सुख और दुख को मापने की, जिसे हम कहते हैं आनंद मापक पद्धति। तो देखिए आनंद मापक पद्धति, आनंद मापक पद्धति आनंद मापक पद्धति बेंथम ने इसे बताया कि सुख और दुख को किस प्रकार से मापा जा सकता है। तो बेंथम ने सुख और दुख को मापने के लिए बेंथम ने सुख और दुख को मापने के लिए आनंद मापक पद्धति बेंथम ने सुख और दुख को मापने के लिए आनंद मापक पद्धति का निर्माण किया है और उसने इसमें मुख्य 6 बातों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। वो 6 बातें किस प्रकार से हैं? तीव्रता, पहला तीव्रता, निश्चितता, तीसरी निकटता या दूरी, तीव्रता, निश्चितता, निकटता या दूरी, विशुद्धता, उत्पादकता, विशुद्धता और विस्तार। उत्पादकता, विशुद्धता, विशुद्धता। छठा है विस्तार। तो देखिए बेंथम ने सुख और दुख को मापने के लिए एक पद्धति का उसने प्रयोग किया, जिसे हम आनंद मापक पद्धति कहते हैं। उसमें उसने बताया है कि सुख और दुख को किस प्रकार से मापा जा सकता है, और इसके लिए उसने एक पद्धति का प्रयोग किया जिसे हम आनंद मापक पद्धति कहते हैं। उसमें उसने मुख्य 6 बातों पर जो है फोकस किया। 6 बातें उसने बताई कि तीव्रता अथवा अवधि, निश्चितता, निकटता या दूरी, उत्पादकता, विशुद्धता या विस्तार। ये उत्पादकता है, उत्पादकता, फर्स्ट है
तीव्रता या अवधि, निश्चितता, निकटता या दूरी, उत्पादकता, विशुद्धता और विस्तार। इस प्रकार से बेंथम ने जो है मुख्य 6 बातों पर इस आनंद मापक पद्धति में ध्यान दिया और 6 बातें इसने बताई कि किस प्रकार से हम सुख और दुख को किस तरह से नाप सकते हैं। तो बेंथम ने अपनी आनंद मापक पद्धति में इन 6 बातों पर ध्यान दिया कि किस प्रकार से इन 6 बातों को ध्यान में रखकर, इन 6 तत्वों को ध्यान में रखकर हम सुख और दुख को जो है माप सकते हैं। देखिए, इस प्रकार बेंथम ने जो है आनंद मापक पद्धति के आधार पर उसने इन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि किस प्रकार जो है हम आनंद मापक पद्धति के आधार पर सुख और दुख को माप सकते हैं कि कौन सा सुख व्यक्ति को अधिक सुखी करेगा और कौन सा दुख व्यक्ति को अधिक दुखी करेगा। तो इस प्रकार बेंथम ने सुख और दुख में गुणात्मक जो है भेद की जगह उसने मात्रात्मक अंतर को माना और उसने प्रमुख रूप से जो है अपने चिंतन में इन सब बातों का बताया कि किस प्रकार जो है ये 6 मुख्य तत्व जो है मुख्य रूप से इन 6 तत्वों के आधार पर उसने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में इन 6 तत्वों के आधार पर सुख और दुख का उसने बताया किस प्रकार से हम इनका मापन कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार जो बेंथम ने ये बताया है कि बेंथम के अन्य विचार के बारे में हम देखते हैं कि बेंथम के अन्य विचार क्या हैं। तो देखिए, बेंथम के अन्य विचार, बेंथम के अन्य विचार। बेंथम के अन्य विचार में हम देखते हैं कि बेंथम ने यह भी बताया है कि विधि निर्माण में उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रयोग बेंथम ये मानता है कि कानून निर्माण में भी उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रयोग होना चाहिए और बेंथम का ये मानना है कि इसे हम सभी क्षेत्रों में लागू करना चाहिए उपयोगितावाद को, और उसके शब्दों में हम विधि निर्माण भी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत पर हम विधि निर्माण में भी इसे लागू कर सकते हैं। जिस कानून से अधिक व्यक्तियों का सुख हो वही कानून जो है मान्य होना चाहिए और जिससे दुख की प्राप्ति होती है वो कानून मान्य नहीं होना चाहिए। तो बेंथम कानून निर्माण में भी उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रयोग करता है कि उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर कानून का निर्माण किया जाना चाहिए। इसकी कसौटी भी वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को मानता है। अगला हम देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में
संविदावादी धारणा का खंडन। तो देखिए, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का खंडन। सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का खंडन। बेंथम जो है वो, उसका ये मानना है कि जो सामाजिक समझौता सिद्धांत, उसके आधार पर राज्य की उत्पत्ति जो होती है एक समझौते के द्वारा होती है कि कुछ लोगों ने अपने जो भी असुविधा के कारण, चाहे से हम संपत्ति की असुरक्षा माने, चाहे से जीवन की असुरक्षा माने, इस आधार पर लोगों ने मिलकर जो है समझौता किया और उस समझौते के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ। तो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत मानता है राज्य क्या है, कृत्रिम है और मानव ने मिलकर राज्य का निर्माण किया है। तो इस प्रकार राज्य जो है मानव द्वारा निर्मित है और उसकी कसौटी जो है समझौतावादी सिद्धांत के आधार पर हम जो है मानते हैं। जबकि बेंथम ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में इस समझौतावादी सिद्धांत का खंडन किया। बेंथम ये मानता है कि राज्य किसी समझौते का जो है उससे निर्मित नहीं है। राज्य की उत्पत्ति, राज्य का निर्माण किसी समझौते के द्वारा नहीं हुआ है। व्यक्तियों ने उपयोगिता के आधार पर अपनी जो है आवश्यकताओं के हिसाब से उसे उपयोगितावाद की कसौटी पर खरा उसको कसकर राज्य का निर्माण किया है और राज्य का निर्माण भी उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर हुआ है, बेंथम का मानना यह है। तो बेंथम सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का खंडन करता है और ये कहता है कि राज्य का निर्माण भी उपयोगितावाद की कसौटी के आधार पर हुआ है। तो हम देखते हैं, अगला है प्राकृतिक कानूनों और प्राकृतिक अधिकारों का खंडन। तो देखिए, बेंथम ने जो है प्राकृतिक कानूनों और प्राकृतिक अधिकारों का भी खंडन किया है। बेंथम ने प्राकृतिक कानूनों और प्राकृतिक अधिकारों का, प्राकृतिक कानूनों और प्राकृतिक अधिकारों का, प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया है। प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया है। तो देखिए, बेंथम इस बात को प्रतिपादित करता है कि प्राकृतिक कानून और जो है प्राकृतिक अधिकार है उनका भी जो है वो खंडन करता है और यह कहता है कि जो प्राकृतिक अधिकार की कल्पना जो है बहुत ही गलत है और इसे प्राकृतिक अधिकारों को बहुत ही उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। उसका यह मानना है कि प्राकृतिक अधिकार जो है वो नहीं होते हैं और उसका वो बहुत ही खंडन करता है, बहुत ही पुरजोर तरीके से प्राकृतिक कानूनों को, प्राकृतिक अधिकारों को घृणा की दृष्टि से देखता है और ये कहता है कि प्राकृतिक अधिकार जो है वो प्राकृतिक अधिकारों को अस्वीकार करता है और ये कहता है कि केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार किया जा सकता है जिन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि इस संरक्षण के आधार पर ये अधिकारों का जो है पालन कराया जा सकता है। तो देखिए, इस प्रकार जो बेंथम है वो प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करता है और यह भी मानता है कि जो प्राकृतिक कानून की कल्पना जो है बहुत ही अनुचित है। व्यवहार में मानवीय कानून का अस्तित्व भी संभव होता है कि जो कानून मानव के द्वारा निर्मित हैं उन कानूनों के अस्तित्व को ही जो है बेंथम स्वीकार करता है
तो इस प्रकार बेंथम के चिंतन में हम देखते हैं कि उसके चिंतन में प्राकृतिक कानूनों और प्राकृतिक अधिकारों का जो है वो पूर्णतः खंडन करता है, उन्हें अस्वीकार करता है, और बेंथम उन्हीं कानूनों को स्वीकार करता है जो कि मानव द्वारा निर्मित है।